चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कराया था, है ना। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इसका टाइम पीरियड जो होता है ये हॉरिजॉन्टल मोशन करे या वर्टिकल मोशन करे। क्लियर है क्या बात? दोनों का टाइम पीरियड 2π√m/k ही होता है। क्लियर है बात? अच्छा, तो अब मैं क्वेश्चन करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो, लिखो क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास m is oscillating as shown in figure। ये ब्लॉक है, ये मास है और स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 Nm/m दिया हुआ है ना। इफ इट्स acceleration versus time graph is shown below। इसके एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ नीचे दे रखा है। ये एक्सेलरेशन और ये टाइम t और ये ग्राफ इस तरीके से है ना। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, ये -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। 0, π/10 एंड π/5 ऐसे दिया हुआ है, एंड सो ऑन। और भी आगे पीरियडिक फंक्शन है। फाइंड फर्स्ट पॉइंट, मास ऑफ द ब्लॉक का मास निकालना है इसका। दूसरा, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। तीसरा पार्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक निकालनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालनी है ना। और लास्ट में फिफ्थ लिख लेना, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी आपको बतानी है। आपको इस क्वेश्चन में से गिवन डेटा देखने से कुछ चीजें आपको इसमें पता लग रही है ना। तो मैं वो चीजें लिख देता हूं जो मेरे को इसमें देख के समझ में आ रहा है। एक तो K = 100 Nm/m। दूसरी चीज है मेरे को, देखो, तो जब कोई बॉडी SHM करती है तो उसका पोजीशन और उसका वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड सेम होता है, क्योंकि और वो पीरियडिक फंक्शन होते हैं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें देख करके आप ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हो। हाँ, कितना टाइम पीरियड? π/5। ये टाइम पीरियड आ गया। साथ में इसमें एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन a max होता है a⍵², वो भी दिया हुआ है 10। ये चीजें दी हुई हैं। साथ में ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, ये K = m⍵² होता है हमेशा, है ना। K = m⍵² इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM, और ओमेगा की वैल्यू 2/T से हम फाइंड कर सकते हैं, और ये होगा π/5। तो 10 रेडियन/सेकंड ओमेगा आ जाएगा। तो मैं इससे यहां से मास निकाल लूंगा K/ω²। तो K की वैल्यू तो 1000 है और ω² आएगा 10²। 10 kg का मास आ जाएगा। देखो इधर A max, हाँ, इसकी हेल्प से आप एम्पलीट्यूड निकाल लोगे। a⍵² = 10, तो ओमेगा की वैल्यू आई 10,
का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर एम्पलीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये आ जाएगा। थर्ड आएगा आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब मैक्सिमम स्पीड होती है। तो V max इजकल टू का फॉर्मूला क्या होगा? A ओमेगा। तो एम्पलीट्यूड तो है 0.1, ओमेगा है 10, तो 1 मीटर पर सेकेंड V max इसकी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी बेटा, बता सकते हो? K max इजकल टू हाफ m V max का स्क्वायर। तो मास कितना था? मास था 10 एंड 1 स्क्वायर। दिस इज 5 जूल इज द, सबसे निकाल सकते हैं। किससे? हाफ के स्क्वायर से भी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यही रहेगी। तो के की वैल्यू कितनी थी? 1000 और एम्पलीट्यूड कितना था? 0.1 का स्क्वायर, तो ये 5 जूल ही आएगा, है ना। इससे मैक्सिमम स्पीड की हेल्प से भी आप इसे निकाल सकते हो, है ना। अच्छा मैं इसे यहां से साफ कर लेता हूं, है ना। हमने फोर्थ में लिख देना V मैक्सिमम निकाल दी मैंने ऑटोमेटिकली, है ना, अपने आप से निकल गई फोर्थ में। V मैक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी xt की वैल्यू निकालनी है और वेलोसिटी vt की वैल्यू निकालनी है। इसे मैं आपको 1 मिनट देता हूं सोचने का। सोचो xt और vt किस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ध्यान से, हमें xt निकालना है। जो xt जो होगा, xt इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो हमें एम्पलीट्यूड तो पता है, कितना है? 0.1, और ओमेगा भी पता है 10t प्लस 5। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें फाई यानी इनिशियल फेज की वैल्यू निकालनी है। ये क्या होता है हमारा? इनिशियल फेज। तो क्या आप इसमें से इनिशियल फेज देख करके बता सकते हो कितनी होगी? देखो देखो बोर्ड पे देखो, जैसे कोई पार्टिकल ऑसिलेटिंग कर रहा होगा, ऑसिलेशन, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है ना। अब t बराबर 0 पर एसिलेशन बॉडी का क्या है? 0। तो एसिलेशन बॉडी का कहां पर 0 होता है? x बराबर 0 पर। तो यानी t बराबर 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। तो मीन पोजीशन पर तो है, तो मीन पोजीशन पर दो फेज हो सकती हैं। यदि पार्टिकल इधर जा रहा है तो इनिशियल फेज हो जाएगी 0, और यदि पार्टिकल इधर जा रहा है तो इनिशियल फेज कितनी हो जाएगी? पाई। तो बताओ अब सोच करके कि इनिशियल फेज 0 लिखूं या पाई लिखूं अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। सही बात है, पार्टिकल इधर जा रहा होगा। पार्टिकल जब इधर जा रहा होगा ऐसे करके प्लस एक्स में, तो एसलेशन इसका नेगेटिव एक्स में तभी तो होगा इधर की ओर। और देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो एसलेशन नेगेटिव बढ़ रहा है। तो इनिशियल फेज ब्लॉक तो एट t इज इक्वल टू 0 पर, x बराबर 0 पर है एंड इट इज गोइंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, है ना। तो इनिशियल फेज कितनी हो जाएगी? 0। तो इसलिए पोजीशन की वैल्यू जो होगी 0.1 साइन 10t के इक्वल हो जाएगी। मीटर लिख लेते हैं इसे यहां पे। क्लियर है बात? बिल्कुल सही बात है। एसलेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है मैग्नीट्यूड में, है ना। तो मैक्सिमम एसलेशन कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जो होगा मैक्सिमम होगा, और वो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम एसलेशन होता है। क्लियर है के बात? तो यहां पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा बॉडी -10, मतलब यहां पर। समझ में आई बात? ये रहा। तो इस जगह एसलेशन जब ये प्लस ए पर होगा तो एसलेशन की वैल्यू इधर होगी और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, और जब आपके पास x पता है तो वेलोसिटी और निकालनी है अपने को। तो क्या करूंगा वेलोसिटी निकालने के लिए? dx अपॉन dt। तो 0.1 10 cos 10t, यानी कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t 1
कॉन्स्टेंटी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे ठीक है, तो मैं साफ कर देता हूं इसे, कर दूं साफ? ओके, तो ये सही क्वेश्चन था, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको शीट में भी मिलेंगे, है ना? तो शीट भी आप कर लो आप तेजी के साथ ऐसे। अच्छा, अब मैं आपको स्प्रिंग मास सिस्टम में और क्वेश्चन कराता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लिया हमारे पास एक स्प्रिंग है, वर्टिकल स्प्रिंग, और 100 न्यूटन पर मीटर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक मासलेस प्लैंक है ना? ये प्लैंक रखा हुआ है और इसका मास क्या है? मासलेस है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि बोर्ड पे देखो, ये मासलेस प्लैंक तो है ही सही, देखो इधर ये मासलेस प्लैंक है, इसमें हमने एक वेइंग मशीन रख रखी है। क्या रख रखी है? वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन को मैं बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा, है ना? वेइंग मशीन, और मासलेस वेइंग मशीन है। आई बात समझ में? मासलेस प्लैंक भी है, प्लैंक प्लस वेइंग मशीन। थोड़ा शॉर्ट में लिखा देता हूं, इसका कोई मास नहीं है तो, और इसकी विड्थ भी बहुत कम है, वैसे मैंने चौड़ी करके बना दिया। इसमें हमने एक ब्लॉक रख दिया, मास m का एक ब्लॉक रख दिया। क्या रख दिया? मास m का, है ना? तो इनिशियली स्प्रिंग वॉज इन नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग पहले। तो आपको ये बताना है ना? इफ एंड ए ब्लॉक of mass 0.5 kg is placed gently, हमने इस पे जेंटली एक मास प्लेस रख दिया, तो क्या होगा? ये नीचे को आएगा। देन फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग इन मीन पोजीशन में आपको इसमें कंप्रेशन निकालना है। क्लियर है क्या बात? नाउ स्प्रिंग इज, नाउ ब्लॉक इज further down by 2 centimeter and block is released क्लियर है क्या बात? ऐसे करके इसे मीन पोजीशन में निकाल दिया और इसे 2 सेंटीमीटर निकाल नीचे करके रिलीज कर दिया। अब आप यहां पे इसके नीचे जगह छोड़ देना पहले, है ना, क्वेश्चन लिखने के लिए, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। थोड़ा सा पहले इतना पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, आंसर लिखना चालू करना। फिर तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना और यहां पे मैं धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन लिखना चालू करता हूं, है ना? बोर्ड पे देखो, जब आप इसे, चाहे आप इसके साइड में ही दबा देना, तो जब आप इसे रिलीज करोगे जेंटली तो नीचे दबेगा। नीचे कहां तक दबेगा भाई? ये मीन पोजीशन तक दबेगा यूं करके, है ना? तो वेइंग मशीन तो इस पे ये है, ये रही वेइंग मशीन, और ये नीचे पहुंच जाएगा। कितना नीचे पहुंच जाएगा? x0। और उस स्थिति में होगा क्या बताओ? इसमें mg लगेगा और ऊपर क्या लगेगा? kx0, है ना? मैंने इसके बराबर में चित्र बना लिया, आप भी बना सकते हो रेफरेंस के लिए अपने, है ना? तो एट मीन पोजीशन, हाँ भाई, kx0 इज इक्वल टू mg, और x0 जो होगा वो mg अपॉन k होगा, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 0.5, और g की वैल्यू 10, 100। बोलो 0.05 मीटर, यानी 5 सेंटीमीटर ये नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब यदि आपके पास जगह है तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप इसी के बराबर में बना लेना। अब ये तो मीन पोजीशन है, ये क्या है भाई? मीन पोजीशन। वो ये कह रहा है
कि फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इफ ब्लॉक इज फर्दर डाउन बाय 2 सेंटीमीटर रिलीज। अब हम इस मीन पोजीशन से इसे 2 सेंटीमीटर और नीचे की ओर कंप्रेस करते हैं। यहां पे बात समझ में आ रही है? नहीं, ऐसे ये 2 सेंटीमीटर और गया। देखो, अगर जो आप इसे मास को धीरे धीरे करके लाते तो ये जो ब्लॉक है मास का, ये यहां पे आकर के रुक जाता, यूं करके स्प्रिंग पे ऐसे रखा जाता, नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर होगा। लेकिन अगर जो आप इसे मीन पोजीशन से नीचे दबा के छोड़ेंगे तो क्या होगा? ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन कैसे? मीन पोजीशन के इधर उधर ब्लॉक जाएगा। कितने इधर उधर जाएगा? इस मीन पोजीशन के 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा और 2 सेंटीमीटर क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, और इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करने लगेगा। सही है बात? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे थोड़ा सा। ये लिखो, नाउ ब्लॉक इज फर्दर डाउन बाय 2 सेंटीमीटर, ब्लॉक इज रिलीज, फाइंड। यहां पे लिखना अब फाइंड, है ना? तो थोड़ा सा इसके नीचे मेरी जगह नहीं है, आप लिख लो, मैं साफ कर दूं यहां पे। फर्स्ट, है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फाइंड ओमेगा, छोड़ो। सही है बात, है ना? फाइंड ओमेगा, फाइंड acceleration of block, acceleration of block at a mean position, acceleration of block at mean and extreme position, extreme positions। क्लियर है क्या बात? थर्ड, रीडिंग ऑफ द रीडिंग ऑफ weighing machine, reading of weighing machine at mean position, mean and extreme positions। क्लियर है क्या बात? ये करना है। मैं साफ कर दूं यहां से, है ना? ओमेगा तो आप निकाल लोगे, कैसे कैसे निकालोगे ओमेगा? देखो, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर से, या आप टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के से निकाल करके ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी भी रख सकते हो। लेकिन के है 100, एम है 0.5, ओमेगा आ जाएगा आपका 100 अपॉन 0.5 का स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा भाई? 200 10 रूट 2, ओमेगा इसका 10 रूट 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया ओमेगा। सही है। अब ये बताओ, अब हमें एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन निकालना है ब्लॉक का। चित्र देखो बनाना पड़ेगा आपको, अगर जो आपने साफ नहीं बना रखा है तो साइड बाय साइड 3 चित्र बनाने पड़ेंगे, है ना? तो एक तो मीन पोजीशन तो ये है, ये रहे, और एक ही एक्सट्रीम है। अब किसी को भी प्लस मान लो, किसी को भी माइनस मान लो, एक ही एक्सट्रीम पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक ही मीन पोजीशन है। समझ में आ रही है बात? तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कहां पर होता है बॉडी का, बता सकते हो? नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पर, है ना? तो पहला, मीन पोजीशन पर जो एक्सेलेरेशन होगा, हाँ भाई, मीन पोजीशन पर एक्सेलेरेशन कितना होता है बता सकते हो? अरे मीन पोजीशन पर एक्सेलेरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स रख देंगे 0, तो मीन पोजीशन पर एक्सेलेरेशन कितना होगा? 0। नहीं आ रही बात समझ में, है ना? अच्छा, दूसरा, एक्सट्रीम पोजीशन पर, इधर और इधर, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम, और इसकी मैग्नीट्यूड होगी ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता सकते हो ए की वैल्यू? एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका? अरे कितना होगा एम्पलीट्यूड? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने?
ये रहा, ओमेगा स्क्वायर था 200, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा 400 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। बात समझ में आ रही है नहीं? देखो यहां पर तो एक्सेलरेशन होगा 0। अब मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा, है ना, कैसे बॉडी ऑसिलेट कर रही है। बॉडी ये तो मान ले चलो ग्राउंड है, ये है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये मान लेते हैं प्लस ए और ये मान लेते हैं माइनस ए। तो जब ब्लॉक यहां पर होगा तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता सकते हो किधर होगी? नीचे की तरफ, सही है बात। और कितना एक्सेलरेशन होगा? A2 मान लेता हूं इसमें, और ये होगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में ये माइनस ए मान लेता हूं, और ये ब्लॉक है, ये ऊपर जा रहा होगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा A1 वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर होगा। साथ में यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? चलो अब देखो, थर्ड क्वेश्चन में रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन पूछी गई है। तो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन जो होती है, वेइंग मशीन पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है उसके बराबर होती है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन अपन बना देंगे इसमें, है ना। यहां देखो, जैसे कि इसके बराबर में है, ये तो स्प्रिंग होगी यहां पे ऐसे, तो ये तो यहां वेइंग मशीन है, यहां ब्लॉक है, सही है बात। ये सबसे मीन पोजीशन, ये सबसे नीचे वाली पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये मास है। तो आप मास m का एफबीडी बना सकते हो? हां बना सकते हैं। कितने फोर्स लगेंगे? एक mg और एक n1। और मास m का जो एक्सेलरेशन है वो इस कंडीशन में कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं? तो एट लोएस्ट मीन पोजीशन, लोएस्ट, लोअर, एट लोएस्ट लिखेंगे, लोएस्ट मीन पोजीशन। हां भाई, क्या इक्वेशन बनाऊं मैं? बता सकते हो? यस, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एम इंटू ए। बात समझ में आ रही है? तो N1 की वैल्यू एम जी प्लस ए, यानी एम कितना था, ध्यान है कुछ? मास बॉडी का 0.5 इंटू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 पंजे 70। ये आ गई रीडिंग, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेइंग मशीन। तो जो वेइंग मशीन की रीडिंग होती है वो किसके बराबर होती है भाई? जितना वेइंग मशीन पर, यह वेइंग मशीन, यदि N1 इस पे लग रहा है तो ब्लॉक इस पे क्या लगा हुआ होगा? N1 ही लगा रहा होगा। तो रीडिंग आ गई है, रीडिंग। क्लियर है बात? अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब मैं बात करता हूं रीडिंग की मीन पोजीशन पर। जब ये ब्लॉक है तो ब्लॉक तो यहां पे होगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाते जाते कहां पर आएगा? ऊपर जाते जाते इस मीन पोजीशन पे आएगा। तो मीन पोजीशन पर यदि आप एफबीडी देखते हो तो मीन पोजीशन पर एफबीडी में एक तो mg लगेगा, एक n2 लगेगा, और एक्सेलरेशन बॉडी का होगा 0, है ना। तो एट मीन पोजीशन यदि हम बात करें, मीन पोजीशन यदि बात करें, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम में, और एक्सेलरेशन तो है 0, तो एफ नेट कितना आएगा भाई? mg माइनस n2 इज इक्वल टू 0। तो n2 जो होगा वो mg के बराबर, यानी 0.5 इंटू 10, तो n2 की वैल्यू 5 न्यूटन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगी मीन पोजीशन पर बिटवीन ब्लॉक एंड दिस इज व्हाट? दिस इज वेइंग मशीन। तो रीडिंग कितनी आएगी यहां पर? यहां पर रीडिंग आएगी 5 न्यूटन। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहां पर चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा ब्लॉक, और यहां पर आ जाएगी स्प्रिंग एक्सट्रीम पोजीशन पर। नॉर्मल रिएक्शन N3 मान लूं,
तो यहां पे फोर्स कितने लगेंगे ब्लॉक पे, mg और n3। और एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना होगा इस पॉइंट पर, प्लस एन पर, नीचे की ओर होगा। तो इसकी हम नॉर्मल रिएक्शन के लिए इक्वेशन लगा देंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट कितना आएगा, इज इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁴, 0.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, लाइक दिस। तो रीडिंग क्या आएगी इसकी, रीडिंग आएगी 3 न्यूटन। अच्छा, तो ये बताओ मेरे को इसमें देख करके कि बोर्ड पे देखना एक बार, इनिशियली जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ तो ऐसी थी, है ना, और जब आपने इस पे एक ब्लॉक रखा था, है ना, तो ये कहां पे आ गया था, ये नीचे कंप्रेस हो गया था। नहीं आई बात समझ में? और कितना कंप्रेस हो गया था, 5 सेंटीमीटर। फिर आपने इसे, ये तो आगे मीन पोजीशन, है ना, फिर आपने इसे फर्दर 2 सेंटीमीटर डाउन किया, तो ये इस 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेशन करने लगता है। सही है। अब हमने देखा कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन अगर जो हम रीडिंग की बात करें, यानी कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है किसी बॉडी का वेट जो वेइंग मशीन के द्वारा बताया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है एमजी होती है रीडिंग, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन, इसका मतलब ये है जैसे ये ब्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो रीडिंग जो है 7 से 5 से 3, यानी नॉर्मल रिएक्शन कम हो रही है, यानी रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज डिक्रीजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पॉइंट लिख लो, एज ब्लॉक इज मूविंग upward, reading of weighing machine is decreasing. Reading of weighing machine is decreasing. क्लियर है बात? ऐसे। अच्छा, तो अब मेरे को, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये तो मतलब ऐसे ही था। अब मेरे को आपको ये बताना है, अच्छा देखो बोर्ड पे, अगर जो मैं 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का एम्पलीट्यूड दे देता हूं, मतलब कंप्रेस कर देता हूं 3 सेंटीमीटर, बोलो 1 मोर सेंटीमीटर, तो मीन पोजीशन से नीचे कितना लिया है भाई मैं, 3 सेंटीमीटर, और फिर मैंने छोड़ दिया, तो क्या करेगा ये इस मीन पोजीशन के अबाउट 3 सेंटीमीटर नीचे और 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? और यदि मैं दबा दूंगा तो और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो मेरे को आपको यह बताना है कि इसे मीन पोजीशन के नीचे मैं कितना और दबा दूं कि जो इसका एक्सट्रीम पोजीशन पर अपीयरेंट वेट मतलब रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन बिकम 0। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, लिखो क्वेश्चन, एक और एग्जांपल। इन अबव क्वेश्चन find the maximum amplitude of oscillation so that normal reaction becomes 0 at highest point। क्लियर है क्या बात? यह है क्वेश्चन।
आंसर कितना आ रहा है? हाँ 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर। लेकिन निकाला कैसे मेरे को आप ये बता दो। हाँ एक मिनट एक मिनट बिल्कुल सही बात है। देखो एक मिनट सुनो, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको यह पता लगेगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो मिनिमम करनी है, तो मिनिमम जो होगी वो एक्सट्रीम पोजीशन पर ही होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? बोलो। तो ये तो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, और मान लेते हैं ये पेन रखा हुआ है और इसके ऊपर ब्लॉक है, तो हमारी कंडीशन यही है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, मान लें यहां पे एन डैश, क्लियर है बात? तो mg और एन डैश, और एसिलेशन क्या होगा? मैक्सिमम एसिलेशन इधर ही होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, प्लस ए मान लेते हैं या माइनस ए। तो क्या लगाएंगे? mg माइनस एन डैश इज इक्वल टू m इंटू ए मैक्सिमम। वो ये कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन को कर दो जीरो, है ना? तो ए मैक्सिमम जो होगा वो जी होगा, और मैक्सिमम एसिलेशन ए इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा इस केस में जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, 10 अपॉन ओमेगा। कितना था भाई ओमेगा? 10, कितना था? 200, है ना? तो ये आ जाएगा 1/20 मीटर, और 1/20 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। इसे हम सॉल्व करके तो ले आएंगे ही, साथ में बिना सॉल्व करे भी हम ला सकते थे। बोर्ड पे देखो, यहां पे इस सिचुएशन को आप कंसीडर करो कि जब आपने एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया था रेस्ट से, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी थी? जीरो। आई बात समझ में? नॉर्मल रिएक्शन थी यहां पर जीरो, और ये आ गया था आपका मीन पोजीशन। तो इसमें जो कंप्रेशन था इस स्प्रिंग में वो कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो यदि आप इसे 5 सेंटीमीटर नीचे तक कंप्रेस करते हो, है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा ये +5 इधर और ये -5 इधर, तो इधर इधर ऑसिलेशन करेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी? जीरो, है ना? तो एम्पलीट्यूड कितना लिखना पड़ेगा हमें? 5 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, है ना? देन द नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एसेशन। तो ये क्वेश्चन है। तो मैंने इस क्वेश्चन को काफी मतलब बड़े स्टेप, मतलब छोटे छोटे स्टेप में करके आपको समझा दिया। तो अब पता है आप, ये है तो एडवांस का क्वेश्चन, आप इसे याद कर सकते हो, आप समझे ना? मतलब मैंने आपको इतना सारा समझा दिया, आपको क्लियर भी हो गया होगा कि मान लिया कोई प्लैंक है और ये एम है, और जब आप इसे रिलीज करोगे तो यहां पे मीन पोजीशन हो जाएगी। बोलो, ये x0 होगा। आई बात समझ में? तो यहां पे आकर के टिक जाएगा, ये यहां पे आके टिक जाएगा। अब यदि आपको ऑसिलेशन कराना है बॉडी को, तो ऑसिलेशन होता है मीन पोजीशन के अबाउट। यदि आप इसे नीचे x डिस्प्लेस करते हैं तो ये ऊपर भी क्या जाएगा? ऊपर भी x ही जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? x का एम्पलीट्यूड। तो यदि आपको नॉर्मल रिएक्शन इसकी जीरो करनी है तो नीचे की ओर कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा इस ब्लॉक को? बताओ। x0। तो ऊपर भी कितना जाएगा? ये x0। एक नंबर का आंसर है बस। अब तो ऑब्जेक्टिव बन गया ये तो फिर, है ना भाई? नीचे कितना और दबाएं? x0, और वो कितना होता है? mg अपॉन के। तो ये तो अब ऑप्शनल क्वेश्चन बन गया हमारे लिए, है ना? हाँ, तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। बोटी क्वेश्चन देखो इधर, जैसे मान लिया ये हमारे पास एक मासलेस पेन है। पेन का मतलब होता है ऐसी फट्टा। तो
ये स्प्रिंग है। अब यहां से एक मास m का एक बॉडी h हाइट से ड्रॉप करते हैं u बराबर 0 से, है ना। और जब इससे हिट करता है तो इससे चिपक जाता है ना। ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h and stick with it तो क्या होगा बताना जरा। इससे चिपक जाएगा तो क्या होगा बताओ। नीचे आएगा, नीचे आकर के रुक जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाता होगा तो ऑसिलेशन करने लगेगा। टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा हूं मैं इससे, मैं पूछ रहा हूं फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल सा सवाल, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। बोर्ड पे देखो, इधर मैं करा देता हूं। जैसे मान लिया ये यहां पे आएगा तो इससे टकराएगा तो इस पेन, ये तो मासलेस पेन है, तो मान लिया मास m यहां पे आके चिपक गया, तो क्या आप इसकी स्पीड बता सकते हो कितनी होगी। हाँ, √2gh। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फर्दर नीचे जाएगा ये। हाँ, तब तक ये यहां पे मास m ही मान लेते हैं पेन का और इसका, और यहां पे आकर के रुक जाएगा। अब क्या करेगा, फिर जाएगा। तो कहां तक जाएगा बता सकते हो, कुछ नहीं, सोचो सोचो, सुन तो लो। अभी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। अगर जो आप इसे वापस 2h तक भेजते हो तो ये तो स्प्रिंग तो स्ट्रेच हो जाएगी काफी, तो स्प्रिंग की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो एप्लीकेबल नहीं होगा फिर, है ना। तो 2s तक तो नहीं जाएगी फिर ये। बोर्ड पे देखो इधर, सबसे पहले आप इसका मीन पोजीशन देखो। ये तो इसका नेगेटिव एक्सट्रीम होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये बताओ कि इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहां पे होगा, वो सॉरी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इस रीजन में होगा, ये होगा, 2 होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, कहां पे होगा बताओ मीन पोजीशन। वन पे मीन पोजीशन होगा क्या, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी आ रही है क्या, वेलोसिटी कितनी होती है मीन पोजीशन पर, मैक्सिमम होगी। देखो इधर ध्यान से, मीन पोजीशन होगी यहां पर। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन का मतलब होता है कि नेट फॉर 0, यानी कि एक तो इसमें mg लग रहा होगा, और यदि ये इससे नीचे की ओर आ गया x0 ऐसे करके u, है ना, तो ऊपर लगेगा kx0। तो kx0 इज इक्वल टू mg, तो x0 इज इक्वल टू mg अपॉन k। तो मीन पोजीशन जो सिस्टम की होगी वो यहां पर कहीं पे होगी। नहीं आ रही बात समझ में, है ना। ये मीन पोजीशन होगी और ये x0 नीचे आ जाएगा, लेकिन इस पोजीशन पर वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना। अच्छा, और इस पोजीशन पर हमें वेलोसिटी पता है, कितनी वेलोसिटी है, √2gh। तो इसके दो मेथड मैं आपको बता देता हूं। मेथड 1, ये मीन पोजीशन है ऐसे करके, ये नीचे जाएगा इस मीन पोजीशन के अबाउट, इधर और उधर, ये रहा यूं ऑसिलेट करेगा ये इस मीन पोजीशन। तो जब ये यहां पर है ऐसे, जब कोई, ये है मान लिया मीन पोजीशन, और ये है +a और ये है -a, तो इसके बीच में इधर की तरफ v दे रखी है, मान लिया कितने डिस्टेंस पे दे रखी है v,
एक्स नॉट। तो v लिख सकते हो कितनी होगी, v इजकल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो v कितनी दे रखी है, √2gh, और ओमेगा तो इसका k इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर से ही निकलेगा, √k/m से निकलेगा, है ना। तो √k/m a स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। व्हाट इज एक्स नॉट, एक्स नॉट विल बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। आर यू गेटिंग द थिंग? देन स्क्वायर बोथ साइड 2gh is equal to k/m a स्क्वायर माइनस mg अपॉन k का होल स्क्वायर। तो उधर चला जाएगा ये 2gh m अपॉन k is equal to a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर k स्क्वायर। तो जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ही तो पूछ रहा था हमें, हाँ सही है बात। तो 2mgh अपॉन के प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड जो होगा रूट ओवर कितना होगा भाई, mg अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस 2mgh अपॉन के। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन लाइक दिस। आ रही है क्या बात समझ में? देखो ये मेथड 1 है जिसमें आपने v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपने यूज कर लिया, है ना। एक मेथड और है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, सही है ना। मेथड 2 भी मैं इसका बता देता हूं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कुल मिला के बात ये है। तो मेथड 2 लिख लेना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ भाई क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोर्ड पे देखो। जब यहां पे स्पीड आ गई v, समझ में आ रही है बात, तो मेरे को ये बताओ कि ये नीचे मैक्सिमम कितना जा सकता है, बता दोगे? हाँ बता देंगे। कैसे? ये इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं और ये फाइनल, बोलो। तो क्या लगाएंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल कितनी है 0, के इनिशियल है हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल वर्क किस किस के द्वारा होगा बताओ, है ना। टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा mgx, और ये होगा हाफ माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 0, है ना। पूरा लिख देता हूं मैं, एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर इसको माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा mgx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स आई तो 0 है और एक्स एफ है x इसको माइनस हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह, हाँ भाई वी स्क्वायर कितना था यहां पे, v था √2gh, तो यहां पे आ जाएगा 2gh। तो दिस इज इक्वल टू माइनस mgh, 2 से मल्टीप्लाई करके के एक्स स्क्वायर, और यहां पे 2b आ जाएगा। तो के एक्स स्क्वायर इधर जाएगा माइनस 2mgx माइनस 2mgh इज इक्वल टू 0। इसमें आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, तो मैं इससे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b, है ना, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। क्लियर है क्या बात? अपॉन 2 इंटू ए। सो व्हाट इज x, दिस इज 2mg प्लस माइनस, हाँ भाई कितना लिखूंगा जरा बताना, जरा बोलो बोलो। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 के एम जी एच, और नीचे आएगा 2k इसके साथ और 2k इसके साथ। तो x की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव वाला रूट छोड़ देंगे, तो x की वैल्यू होगी
mg अपॉन के प्लस वाला ले लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा सुंदर करके लिख लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर 8k mgh अपॉन 4k स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, तो मैं इसे साफ कर देता हूं, यहां से साफ कर देता हूं, है ना। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी कितनी, mg अपॉन mg प्लस के प्लस रूट ओवर कितना भाई, m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस 2mgh अपॉन k। बात समझ में आ रही है नहीं? तो बोर्ड पे देखो, मैंने आपको ये बताया था, ये तो होगा इसका एम्पलीट्यूड और ये टोटल हो गया x, तो जो x होगा वो x नॉट प्लस a के बराबर होगा नहीं होगा, प्लस रूट ओवर m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस 2mgh अपॉन k। और ध्यान से देखो ये दोनों कट जाएंगे तो जो एम्पलीट्यूड होगा ये x नॉट प्लस a बराबर x के बराबर था, या तो x में से x नॉट घटा दो, बात तो एक ही है। तो एम्पलीट्यूड इसमें m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस 2mgh अपॉन k आ जाता है। तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और मैंने इसका दोनों तरीका बता दिया आपको, है ना, क्योंकि कहीं भी कुछ भी यूज हो सकता है, आपको आना चाहिए। ठीक है बात। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मतलब अगर जो आपने नहीं करा तो आप अटक ही जाओगे, मैं करा देता हूं। हमने बना रखे हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास ये स्प्रिंग मास सिस्टम है और इसमें 2 kg है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 980 न्यूटन पर मीटर और इसका मास m है। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ऐसे, है ना। अब लिखो A and B are oscillating, इंग्लिश लिख लो पहले इसकी। इन पर्टिकुलर टाइम A makes, यानी ये A makes 18 full oscillation while B makes 14 oscillation. Find the mass of B. इसका मास आपको बताना है। बोर्ड पे देखो, ये ए ब्लॉक है, तो क्या आप इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं? हाँ, 2 पाई रूट m1 अपॉन k1। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट m2 अपॉन k2। सही है बात? ये हो गया t2। तो वो ये कह रहा है यदि ये ऑसिलेशन कर रहे हैं ऐसे, इसे खींच के छोड़ दिया, इसे खींच के छोड़ दिया, तो ऑसिलेशन तो कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि इन पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी टाइम में, मान लिया टाइम टी कितना है, टाइम टी में ये कितने ऑसिलेशन करता है, ये 18, ये, और ये कितना करता है 14। तो जो टाइम टी होगा इसके 18 ऑसिलेशन का टाइम और इसके 14 ऑसिलेशन का टाइम बराबर है ना। तो 18 2 पाई रूट m1 अपॉन k1 14 m2 अपॉन k2, तो कट जाएगा 9 स्क्वायर m1 अपॉन k1, है ना, 7 स्क्वायर m2 अपॉन k2। तो ये क्या, 981, m1 है 2 और k1 है ये 749, m तो निकालना है और ये तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 20। तो m आ जाएगा इसमें 4 kg इज द करेक्ट आंसर।
है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, छोटा सा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन शीट में मिल जाएंगे आपको, लेकिन डिफरेंट तरीके से मिलेंगे, आप भी कर लेना उसे, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है, और दोनों क्या कर रहे हैं, ये ऑसिलेशन कर रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना। और t बराबर 0 पर ये दोनों मीन पोजीशन पर हैं और इधर की ओर जा रहे हैं, है ना। मैं लिख देता हूं, टू पार्टिकल्स A and B having time period having time period 12 second and 10 second, and their motion start their motion from mean position and going towards same direction after what time they will after time they will be moving in same phase at mean position। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, दो पार्टिकल है, ये इसका एम्पलीट्यूड भी नहीं दे रखा कि वो सेम एम्पलीट्यूड है या जो भी है, हमें नहीं पता, लेकिन टाइम पीरियड तो दे रखा है। ये ऐसे एम्पलीट्यूड, ये ऐसे मान लिया कर रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये कह रहा है कि कितने समय के बाद ये दोबारा से यहां पर ए हो और यहीं पर बी भी हो। बोलो कितने समय के बाद? समझ में आई बात? तो कैसे करें बताओ? तो मैं आपको लिख देता हूं इसमें, हाँ, ओमेगा ए ओमेगा बी तो निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो टी ए कितना दे रखा है, 12 सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड। तो ओमेगा ए आ जाएगा 2π/12, 2π/TA। ओमेगा बी आ जाएगा 2π/TB, है ना। तो π/6, और ये कितना जाएगा, π/5 ओमेगा ए ओमेगा बी। क्लियर है क्या बात? तो आप इसे फेस से कर सकते हो, फेस से, है ना। तो जैसे मान लिया आप इसके इस तरीके से बनाओगे, तो जैसे ए और बी दोनों इधर इधर चल रहे हैं, यूं 1 2 3 4। तो मान लिया बी है, बी भी 1 2 3 4, है ना, ऐसे करके ये है। तो मान लिया ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मान लिया इसने n चक्कर लगाए, ए ने कितने चक्कर लगाए, n, और बी ने कितने चक्कर लगाए, m। तो थीटा ये कितना होगा भाई, n इंटू ओमेगा ए इंटू टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना, सॉरी, थीटा जो होगा वो कितना होगा, ओमेगा ए इंटू टी। बात समझ में आ रही है नहीं? और थीटा बी कितना होगा, ओमेगा बी इंटू टी। क्लियर है क्या बात? तो जो थीटा ए है, मान लिया इसने n चक्कर लगाए, तो थीटा हो जाएगा n इंटू 2π, और ये हो जाएगा m चक्कर लगाए, m इंटू 2π ओमेगा बी इंटू टी। नहीं आ रही बात समझ में? तो n इंटू 2π अपॉन m इंटू 2π इज इक्वल टू ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी। बोलो, कट जाएगा। तो n अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा ए कितना था, π/6, ओमेगा बी कितना था, π/5, तो 5/6। नहीं आई बात समझ में? तो इसका मतलब n अपॉन का रेशो, n अपॉन m का ये आ गया, तो n जो होंगे 5/6 इंटू m। तो अब मेरे को बताओ,
इसने ए ने कितने चक्कर लगाए n, बी ने कितने चक्कर लगाए m, तो m की वैल्यू मिनिमम कितनी हो, n और m क्या है इंटीजर, तो m की वैल्यू 6 हो यदि, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो m की वैल्यू 12 है यदि, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो मिनिमम टाइम के बारे में पूछ रहा है हमें, तो यानी कि ये लगाएगा 6 चक्कर, बी कितने चक्कर लगाएगा 6, यानी 6 ऑस्सिलेशन ये कंप्लीट करेगा, और ये कितने ऑस्सिलेशन करेगा कंप्लीट 5। तो वो उस टाइम के बाद यानी कि ए के 5 और बी के 6 ऑस्सिलेशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सेम फेज में मूव कर रहे होंगे, है ना। तो टाइम या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, दोनों से सेम आएगा। तो या तो टाइम निकाल लो आप n इंटू 2 बाई ओमेगा ए से निकाल लो, या टाइम 2 बाई ओमेगा बी से निकाल लो। सही है, ठीक है भाई। तो टाइम निकाल लोगे इससे, n की वैल्यू कितनी आई 5 इंटू 2 पाई, और ओमेगा ए कितना था पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा आपका 10 गुणा 6 60 सेकेंड। ठीक है बात, या इससे निकाल लो, सेम आएगा दोनों से, m बराबर 6 2 पाई अपॉन पाई बाय 5, तो 12 पंजे 60, कितना आ रहा है, हाँ तो उससे भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो रिलेटिव ओमेगा जो आएगा ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, और उसमें 2 पाई लिख देना थीटा, थीटा उसमें 2 पाई आएगा बस। तो बात तो एक ही है, वो रिलेटिव मोशन मतलब एक चक्कर ज्यादा लगाएगा उससे, है ना। इसमें ये है, कॉपी कर लो, ठीक है बात। तो मैं इसे साफ कर देता हूं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, सिंपल इसका स्प्रिंग मास सिस्टम का, बोर्ड पे देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास एक ये प्लेन है, और यहां पे एक स्प्रिंग है ऐसे, और इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है मास m का, साथ में हमारे पास ये मास m और मास m की एक बॉल है, साथ में इस बॉल का नाम a b और इसका नाम c है, इसके बीच की डिस्टेंस l है, साथ में यहां पर एक ये प्लेन है, ये हाइट h 20 मीटर ऊपर ये रखा हुआ है, और ये ग्राउंड है। समझ में आ रही है बात, साथ में ये डिस्टेंस भी l है। बात समझ में आ रही है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि बॉल b को इंपल्स देते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, सॉरी। इफ बॉल b, थोड़ा इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, लिख लो, इज गिवन impulse of 30 Newton second towards right as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. Find time when ball A collides with ground, है ना। Also find velocity of the ball, है ना। all collisions are perfectly elastic, मास दे रखा है 2 kg, लेंथ L दे रखी है 30 मीटर, और स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर। ये है क्वेश्चन,
ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक को ऐसे टकराया, इससे टकराएगा, वापस आएगा, इधर आएगा और इधर गिरेगा। मैं ही कर देता हूं फिर, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है ये, है ना। देखो, जब आप इसे इंपल्स दोगे तो इंपल्स क्या होता है भाई, J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, ऐसे ही तो होता है। तो P1 तो 0 था, तो मोमेंटम इसका mv आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी अचीव कर लेगा, v। तो इंपल्स कितना दिया इसमें 30, और मास कितना इसका 2, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई नहीं? तो ये यहां से लेके यहां तक जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, S बराबर ut, तो T1 होगा S अपॉन u, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट स्पीड से, हाँ 30 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 सेकेंड लगाएगा। बात समझ में आई? जब ये इससे टकराएगा तो कोलिजन है इलास्टिक, तो क्या होगा, सेम मास है, तो सेम मास है तो क्या होगा बताओ, हाँ, तो ये इधर चलने लगेगा और ये तो रुक जाएगा, और रुक करके फिर इतना आएगा, कंप्रेस होगा, और फिर वापस ये इसमें टक्कर मारेगा, और टक्कर मार के ये फिर उसी स्पीड से वापस आएगा, है ना। तो टक्कर जाने में और आने में कितना समय लगेगा, T2 कितना, T/2। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा बताओ, कितना होगा, T/2, 1/2 2 पाई रूट m अपॉन के। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, आधा ऑसिलेशन इसका कंसीडर करना पड़ेगा अपने को। तो पाई रूट m की जगह क्या लिख लेंगे, 2/200, π/10 सेकेंड स्प्रिंग को यहां से कंप्रेस होने में और वापस आने में लगा समय, ये T2 हो गया। उसके बाद ये जो मास है ये फिर से यहां पे आएगा और A से टकराएगा, तो यहां तक आने में फिर टाइम T3 लगेगा, और T3 S अपॉन u, यानी कि 30/15, 2 सेकेंड ही आंसर आएगा। अब ये इसे मारेगा टक्कर, तो ये इधर भागेगा यूं करके, तो यहां से लेके यहां तक आने में इसे T4 समय लगेगा, तो T4 भी 2 सेकेंड ही आएगा। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि ये L ही है और ये, अब ये स्पीड होगी कितनी स्पीड, 15। तो अब ये बताओ, ये यहां पे ग्राउंड पे आकर के यहां पे हिट करेगा A वाला ब्लॉक। नहीं आई बात समझ में? तो कितना समय लगेगा, ये समय मैं T5 मान लेता हूं, और T5 को रूट 2h अपॉन g से निकाल लेंगे, सही है। और h होगा इसमें 20, 2 सेकेंड इज द करेक्ट। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं यहां वेलोसिटी बताओ, तो एक तो यहां वर्टिकल वेलोसिटी आएगी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड होगी, वर्टिकल वेलोसिटी रूट 2gh होगी, 2 × 10 × 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग, वेलोसिटी ऑफ A when it hits the ground, when it hits the ground कितना आएगा भाई, इज इक्वल टू रूट ओवर 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, है ना। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 15 15 225 400, और ये आएगा 625, 25 मीटर पर। क्लियर है क्या बात? ऐसे करो, चलो। तो ये भी मतलब ठीक सवाल था, ऐसा नहीं था, है ना, कि भाई आसान हो। चलो, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में अभी तो मैं इतना ही करा रहा हूं। देखो वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन मतलब मोर देन सफिशिएंट हो गए कि आप स्प्रिंग मास सिस्टम के क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लोगे, है ना। हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं इसमें,
सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम, यदि आप किसी एक बॉब को, है ना, ये बॉब बोलते हैं, BOB बॉब, ये ब्लॉक, ये बॉल बोल दो, है ना, मास m की ब्लॉक को L एक आइडियल स्ट्रिंग से तक लटका दें, इनएक्सटेंसिबल और एंड मासलेस स्ट्रिंग, है ना, मासलेस स्ट्रिंग से लटका दें, साथ में इसे थोड़ा सा शिफ्ट करके यूं करके छोड़ दें, तो क्या करेगा? ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे 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 ऐसे। सही है ना? तो ये सिस्टम जो कहलाता है सिंपल पेंडुलम कहलाता है। समझ में आ रही है बात? तो आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर स्मॉल, है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये निकालना। तो मैं इसमें बता देता हूं कैसे निकालेंगे। किसी भी बॉडी की मोशन को एसएचएम यदि प्रूव करना है तो उसका स्टेप है, पहला स्टेप है उसका मीन पोजीशन फाइंड करो, दूसरा स्टेप है मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो और रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करो। यदि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x आ जाता है तो मोशन इज कॉल्ड एसएचएम, और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके उसका ओमेगा से निकाल के टाइम पीरियड निकाल देते हैं। देखो, तो मीन पोजीशन इसकी कहां पर होगी? ये इसकी मीन पोजीशन होगी जहां पर mg और टेंशन इसमें क्या होंगे? बराबर होंगे। ये मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से थोड़ा सा मैंने इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। सही है बात? कितना? थीटा दिया, मान लिया। थीटा क्या है? थीटा इज स्मॉल, जिसके लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, है ना। तो इसमें मान लिया mg है, तो अब मेरे को बता ये थीटा स्मॉल है बेटा, है ना, तो ये जो होगा x, ये भी देखो थीटा कितना स्मॉल है, ये मान लिया आपका मीन पोजीशन है, और थीटा बस यहीं पे है, बस बिल्कुल 1 2 3 डिग्री, है ना, ये x है। ऐसा नहीं है यहां पे छोड़ा और फिर ये ऑसिलेशन कर रहा है लंबे लंबे, तो ऑसिलेशन होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगी वो, ठीक है। लेकिन अब मैं इसे ऐसे बनाऊंगा तो चित्र कैसे बनाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, लेकिन लिख दिया इंग्लिश में कि थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अब ये देखो, ये mg है, ये लगेगा इस पे mg cos थीटा, तो ये तो मीन पोजीशन थी, तो मीन पोजीशन की तरफ लाने वाला जो फोर्स होगा वो होगा mg sin थीटा, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? mg sin थीटा होगा, नहीं होगा? और थीटा तो स्मॉल है, साइन थीटा थीटा लिख लेंगे, साइन अप, हाँ। तो बोर्ड पे देखो, आपने डिस्प्लेसमेंट किधर करा? इधर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इधर, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में लिख लो, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा g इंटू माइनस थीटा, और ध्यान से देखो, थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बोलो। तो इसे मैं लिख लूंगा x अपॉन एल एज g अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस एक्स। नहीं आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट सीन्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसलिए मोशन इज एसएचएम। तो कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से, इसलिए कंपेयर विद a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, g बाई एन रूट 2 पाई बाई टी, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G is the time period of oscillation of SHM, simple pendulum. है ना। जो टाइम पीरियड है ये मास m पे डिपेंड नहीं करता, लिख लो, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड
डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, है ना, और इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे लिख लेना इसके नीचे, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही है ना बात? तो जैसे ही हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का काफी सारा हमने ऑपरेशन किया, इसी प्रकार से सिंपल पेंडुलम पर भी काफी सारा क्वेश्चन बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम उसे। क्लियर है क्या बात? तो लेकिन मैं ये बता रहा था हाँ आपको कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/g, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन m में इसमें जो टाइम आता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आई ना बात? ये है। तो अभी आप मेरे को अपने डाउट भेज दो, वो मैं सॉल्व कर देता हूं फिर।